सकता है। ऑपरेशन सिंदूर बढ़िया हुआ, हम सब समस्त भारतीयों ने उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देखी। इसी बीच में एक खबर आती है और खबर यह आती है, पाकिस्तान कहता है कि हमने भारत के 5 राफेल मार गिराए, और दूसरी तरफ से खबर आती है कि राफेल का शेयर मार्केट में गिरावट आ गई है, शेयर बाजार गिर गया है। पाकिस्तान ने इसे कैसे दिखाया, आप ऐसे समझिए, पाकिस्तान ने हम पर आतंकी हमला किया था, हमने बदले की कार्रवाई कह के की थी कि हम भैया कार्रवाई करेंगे, ये मानकर चलिए। पाकिस्तान को हमारे प्रधानमंत्री चुनावी रैली से संबोधित कर रहे हैं कि भैया करारा बदला मिलेगा। हमारे रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि भाई गलती से भी ये लोग ना सोच लें कि हमारी जनता जो सोच रही है वैसा नहीं होगा, जनता सोच ही रही थी कि मारो इनको। तो ऐसे में हमारा संदेश इन तक पहले से ही था कि भारत हमें मारने आएगा। ऐसे में अब शहबाज शरीफ का जो बयान आता है वो कहते हैं कि हमारी एयरफोर्स ने तगड़ा काम किया। तगड़ा काम यह किया कि उनके हमने 5 फाइटर जेट मार गिराए। 5 मार गिराए तुमने, 50 मार गिराए तुमने, 100 मार गिराए। भाई देखो, जब युद्ध होता है तो ऐसे में कैजुअल्टीज होती हैं। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इनके द्वारा अगर हमारे फाइटर जेट मारे गए तो फिर भारत ने बताया क्यों नहीं। सवाल हमको इनके द्वारा दिया गया बयान बुरा नहीं लग रहा है, इनको तो हमने उसी समय पछाड़ दिया था, बातों में ही पछाड़ दिया था। इनकी तो जो हमने मीम मटेरियल बना के इनके मजे लिए हैं, इनके विदेश मंत्री को तो, इनके रक्षा मंत्री को तो बिल्कुल ही पागल ही डिक्लेयर कर दिया था इंटरनेशनल मीडिया ने कि नहीं भैया तुमको तो पता ही नहीं है, तुम सोशल मीडिया के माध्यम से चले जा रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ प्रमाण के नाम पर कुछ नहीं लगा। उसके पास कुछ भी इस बात का एविडेंस नहीं है कि भारत का कुछ नुकसान हुआ। तो फिर आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? अरे यही तो डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी के अंदर आज हमारी सेना का जो बयान इस समय सुर्खी में है कि हां अगर संघर्ष होते हैं तो भाई नुकसान होते हैं। ऐसे नुकसान को अगर हम बोल रहे हैं तो इतना बोलने की पाकिस्तान वालों तुम भी तो हिम्मत करो कि तुम्हारे कितने आतंकी मारे गए, तुम्हारा कौन सा एयरबेस खटा, तुम ये भी तो बताने का प्रयास करो कि तुम्हारे कितने फाइटर जेट गए। खैर हम इस बात पर बहस नहीं करेंगे, हम आगे इस बात से आगे बढ़ेंगे कि हमारा जो असली प्रश्न है वो हमारी सरकार से था। हमारी सरकार से यह था कि सर अगर फाइटर जेट गिरे थे तो आप उस समय तक इन्हें जब बेवकूफ करार करवा रहे थे उस समय पर आपने बताया क्यों नहीं कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें उस समय सोशल मीडिया पर आई थी। इस तरह से कुछ क्लैश रिपोर्ट करके एक वेबसाइट है, उसने इस रिपोर्ट को छापा था जिसमें उसने कहा था कि रशियन का K-36 DM का एक इजेक्शन सीट दिखाई दिया था जो सुखोई का हो सकता है या MiG-29 का। इस तरह की कुछ तस्वीरें आई थी और यह बाकायदा पब्लिक हुई थी, सोशल मीडिया पर बहुत चली थी ये तस्वीरें, जिसमें यह कहा गया था कि भारत के फाइटर जेट्स मारे गए। ऐसे बहुत सारे मतलब वो न्यूज चलने लगी थी दुनिया भर के अंदर, CNN के अंदर है ना, सेंट्रलिस्ट नेशन के अंदर, तमाम न्यूज चैनल्स के अंदर ऐसी खबरें चलने लगी थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल मार गिराए। हालांकि राफेल मारे जाने पर बॉर्डर एरियाज में से कोई भी ऐसी न्यूज वायरल नहीं हुई या उस क्षेत्र से निकलकर कोई पत्रकार नहीं पहुंच पाया जो यह बता पाए कि यहां पर हमारा राफेल गिरा है या फाइटर जेट गिरा है। खैर कोई बात नहीं, इसी में हमारा एक न्यूज चैनल था जिसका नाम है द हिंदू, मोस्ट क्रेडिबल न्यूज चैनल के रूप में यूपीएससी एस्पिरेंट इसको पढ़ते हैं। उसने उसी समय पर एक ट्वीट डाला था और उस ट्वीट में इसमें यह डाला था कि जैसे यह खबर आना शुरू हुई थी, एटलीस्ट 3 इंडियन जेट्स हैव क्रैश्ड इन जम्मू कश्मीर, अखनूर, रामबन और पंपोर एरिया, ऐसा एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हिंदू को कहा। अब हुआ यह कि द हिंदू में जैसे ही यह खबर छपती है, इस खबर के साथ साथ पाकिस्तान की खबर चल रही थी दुनिया में कि भारत के फाइटर जेट हमने मार गिराए। हम लोग इस बात के साथ थे कि हमने आतंकी मारे हैं, हमने आतंकी मारे हैं, यह बड़ी सूचना होनी चाहिए। हमारे फाइटर जेट मरे हैं, यह बड़ी सूचना नहीं होनी चाहिए। संभवतया यह सरकार का मीडिया प्रबंधन रहा होगा या सोशल मीडिया कंट्रोल रहा होगा। जो भी थी सरकार की तैयारी, उसमें सरकार ने इस बात को पब्लिक ही नहीं होने दिया। नहीं होने के नाम पर सरकार ने ऐसी बहुत सारी एडवाइजरीज उस समय पर निकाली कि सेना की किसी भी गतिविधि को आप ना तो सोशल मीडिया पर डाल सकेंगे ना नेशनल मीडिया पर डाल सकेंगे, क्योंकि वॉर टाइम पर, जिस समय वॉर चल रही हो या कन्फ्लिक्ट चल रहा हो या 2 देश एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हो, उस समय कुछ भी सूचना दुश्मन को एज दे सकती है। हमने अपने पास्ट अनुभवों से सीखा था, चाहे कारगिल का मसला रहा हो या फिर 26/11 का मसला मुंबई का रहा हो, हमने उनसे यह सीखा था कि पाकिस्तान ने हमारी नेशनल मीडिया से अपने लिए बहुत सारा रेफरेंस फ्रेम बना लिया था कि भारत में कुछ हुआ है तो हमारे लिए उपलब्धि की बात है, वहां से अपडेट लेता था वो कि इंडिया में क्या चल रहा है। इस बार सरकार ने उस पर पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन रखा। परिणाम क्या निकला? हमारे ब्लैंकेट बैन से कोई खबर हमें भी पता नहीं चली,
कौन सी खबर पता नहीं चली? हमारी मीडिया उस समय कराची पर कब्जा कराने में बिजी थी, मीडिया को एंट्री नहीं दी गई होगी, संभवतया तभी ऐसी खबरें केवल द हिंदू तक पहुंची, बाकी कहीं खबर नहीं पहुंची। अब आपने कहा द हिंदू तक पहुंची तो ये चढ़ी क्यों नहीं? इसलिए नहीं चढ़ी क्योंकि थोड़ी ही देर बाद द हिंदू ने ये डिलीट मार दी। सुबह ये खबरें आई थी क्योंकि हमने 7 तारीख की शुरुआत रात को ही कर दी थी, खबरें छपी द हिंदू के अंदर, द हिंदू ने इसको थोड़ी ही देर बाद डिलीट कर दिया। ये कहते हुए डिलीट कर दिया कि हम अपनी पुरानी पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास में कोई भी ऑन रिकॉर्ड, अब यहीं से आपको एक बात समझनी होगी, ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। यही एक इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको समझना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है का मतलब हुआ कि सरकार ने बयान नहीं दिया है, ना सेना ने बयान दिया है, और चूंकि हमसे कह रखा है कि हम कोई भी ऐसी खबर ना दिखाएं, इसलिए हम अपने पुराने पोस्ट को डिलीट करते हैं। हम लोग वी देयरफॉर डिसाइडेड टू रिमूव द पोस्ट फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म, वी रिग्रेट दैट इट क्रिएट कंफ्यूजन अमंग आवर रीडर्स। हमारे पढ़ने वालों में इसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ, हम इसके लिए रिग्रेट करते हैं। ये जो खबर निकल कर आई थी, इस खबर की क्रेडिबिलिटी उस समय सवालिया निशान में आ गई। लोगों ने द हिंदू को एंटी इंडिया कहना शुरू कर दिया। देखिए, सोशल मीडिया के टाइम पर किसी भी चीज का ट्रोल होना, बहुत तेजी से होना लाजमी हो जाता है। जैसे ही आया, सब लोग अपने इमोशंस सोशल मीडिया पर निकालने पहुंच जाते हैं। द हिंदू के साथ इस तरह की दिक्कतें उस समय हुआ यह कि लोगों ने कहा कि तुमने भारत के खिलाफ खबर दिखाई। यह पत्रकारिता कर रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से दी गई गाइडलाइंस की पालना नहीं हो रही थी, इसलिए इन्होंने अपनी इस खबर को हटा दिया। उसके बाद फिर क्या बचा? भारत की तरफ से भारत ने अपने स्पोक पर्सन भेजे। उनमें एयर मार्शल ए.के. भारती बख्शी जो हैं, ये भी आपके सामने आए। ये सब हमारे जब DGAOs की बैठक हुई, इसमें इनसे पूछा गया 11 तारीख के दिन, जिसमें एयर मार्शल ये भारती जो हैं ये भी थे। इनसे ये सवाल पूछा गया कि सर, क्या हमारा कोई भी राफेल फाइटर जेट वहां मारा गया? तो इन्होंने इस जवाब को बड़ा ही इंटरेस्टिंग अंदाज में गोलमोल घुमाकर दिया था। इन्होंने ये कहा था कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इन्होंने मना नहीं किया कि गिरा, इन्होंने कहा कि यह मैटर नहीं करता कि हमारा क्या हुआ, मैटर यह करता है कि हमने क्या अचीव किया। यह बात क्यों कहना चाह रहे थे? क्योंकि उस समय पर देश की तरफ से ज्यादा उपलब्धि पाकिस्तान का नुकसान बताने में है, भारत के मोराल को बढ़ाए रखने के लिए, भारत के लोगों को यह अपडेट दिलाने के लिए कि तुम्हारी सेना जो टैक्स पेयर्स की कमाई से हथियार खरीद के चल रही है, जो टैक्स पेयर्स इस देश के लिए तैयार होकर सरकार के साथ खड़े हैं, उन्होंने जिस पर दाव खेला है, जिस विमान पर दाव खेला है, वो परफॉर्म किया है। उसके स्कैल्प मिसाइल ने तबाही मचाई है। इन्होंने यही जानकारी दी। इन्होंने यह कहा हमारे पायलट सुरक्षित हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे फाइटर जेट अगर गिरे भी, इन्होंने पायलट सुरक्षित हैं यह लाइन बोली, इन्होंने फाइटर जेट सुरक्षित हैं यह शब्द का इस्तेमाल उस दिन भी नहीं किया। लोगों ने तब भी रीड बिटवीन लाइन कर ली, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे बड़ी खबर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे यह नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिक गया था। इसके पीछे का बड़ा कारण था कि उस समय पर भी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं था, चल रहा था, और उस समय पर किसी भी प्रकार की खबर दुश्मन को कोई एडवांटेज दे सकती थी, क्योंकि हम बार बार यह कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के समय हम ज्यादा जानकारी नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इस हरकत को जो किया, जिसके चलते उसने हमारे फाइटर जेट्स मार गिराए थे, इस बात के लिए उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। सेलिब्रेशन में इन्होंने बकायदा अपनी तरफ से इनके जो यहां के जो चीफ हैं उनको भी पूरी तरह से फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी कि बहुत बढ़िया, तुमने हमारे देश की लाज रख ली, हमारे गोले खाए हमने, लेकिन गोले के साथ साथ हमारे फाइटर जेट तुमने मार गिराए उनके, यह हमारे लिए उपलब्धि है। इसी बीच में कंट्रोवर्सी होती है, और कंट्रोवर्सी क्या है? हमारे जयशंकर साहब एक बयान दे देते हैं न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज को, और उसमें वो बयान इस तरह का दे देते हैं, और ये बड़ा वायरल बयान होता है, जिसमें वो अपनी तरफ से कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से उन्हें बता दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने आएंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस मामले में शामिल होना चाहते हो या साइड में रहना चाहते हो। उन्होंने साइड में रहना नहीं चुना, और जो आज हो रहा है वो उसका परिणाम है। इस बात के ऊपर कांग्रेस ने इनके इस वीडियो को पकड़ लिया, और पकड़ करके राहुल गांधी जी ने इनसे सवाल किए। सवाल यह था कि सर, पहले तो आप हमें यह बताइए कि आपने पब्लिकली आकर एडमिट कर लिया भारत सरकार की तरफ से, आपको इस बात के लिए ऑथराइज किसने किया? नंबर दूसरा, हमारे कितने फाइटर जेट मारे गए ये बताइए। बस इसी बात से फिर शुरू हो जाता है भारत के अंदर
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में खींचतान। सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी जी के इस सवाल के बाद ट्रोलर्स राहुल गांधी जी के पीछे पड़ जाते हैं और राहुल गांधी जी के चाहने वाले जयशंकर साहब के पीछे पड़ जाते हैं। जयशंकर साहब का जयशंकर में से जय निकालकर इन्हें जयचंद कह दिया जाता है कि आपने उनको पहले ही बता दिया था, फिर तो राफेल मरना ही था, तब तो हमारे फाइटर जेट मरने ही थे। और इधर से उनको कहा जाता है मीर जाफर कि तुम जाकर के भैया पाकिस्तानियों से ही मिल जाओ, उन्हीं के लिए ही सवाल पूछ लो, उनको ही सुविधा दे दो, उनको ही सारी इंफॉर्मेशन दे दो। दोनों तरफ से रस्साकशी होना शुरू हुई। मूल मुद्दा अभी भी वहीं टिका था। क्या भारत को ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूटी में यह खबर पब्लिक करनी चाहिए थी या नहीं? सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को जब सीज फायर किया, उसके बाद में यह खबर या तो पब्लिकली आकर स्वतः देनी चाहिए थी कि हमारे क्या क्या नुकसान हुए, या पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाकर एक पार्लियामेंट्री मीटिंग बुलानी चाहिए थी कि हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी थी और हमने क्या किया। सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग्स तो बुलाई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले, उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं घटित हुआ। जयशंकर साहब ने उसे आकर जो पब्लिक कह दिया, इस बात के मायने निकलने लगे। मायना सबसे पहला यह निकला कि इसका मतलब हमने जिस दिन हमला किया उससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि देखो हम तुम्हारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं, और पाकिस्तान उस समय हवा में अपने फाइटर जेट लेकर खड़ा था कि अब जैसे ही भारत की तरफ से आएगा हम गोला चला देंगे। यार देखो, इस बात को ऐसे समझो आप, जयशंकर साहब का जो भी बयान था उसमें एक साफ था कि हमने उनको कह दिया था कि हम आतंकी ठिकानों को मारेंगे। ये तो भारत कब से कहता आ रहा है, चाहे हमने उनके ऊपर पहले पुलवामा का बदला लिया हो, हमने जब जब उनके साथ रिटेलिएशन दिया है, स्ट्राइक की है, हमारा संदेश उनको साफ है। प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तुम्हारे साथ, तो ये तो हम पहले कह रखे हैं ना, आतंकियों को जगह नहीं मिलेगी। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सिविलियंस को टारगेट करेंगे। खैर, इस बात में चूंकि तर्क इस बात का निकल के तत्काल प्रभाव से या तो यह कहिए कि जयशंकर साहब ने जिस तरह से बात कही, उस बात में इस बात का स्पष्टीकरण कतई नहीं था कि इन्होंने इस बात को बोलकर गलती कर दी है। इन्होंने जिस तरह से बात बोली उसको कोई भी पहली बार में इतना सा ही सुनेगा तो ऐसा लगेगा कि हमले से पहले हमने फोन करके कहा सुनो हमला करने आ रहे हैं, हो सके तो बचा लेना, और हम हमला करने गए, उनको मारे, इतने में उन्होंने कहा ओहो आप आ गए, चलो धप्पा हम आपको मारेंगे। कुछ ऐसी फीलिंग हम लोगों ने उनको दे दी। जयशंकर साहब के बयान से ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा था नहीं। क्यों नहीं था, इसके पीछे का तर्क समझिए। देखिए, भारत ने 3 दिन पहले अपनी तरफ से लोगों को मॉक ड्रिल करवाई। मॉक ड्रिल के साथ साथ जब आप और हम जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान रखने वाले लोग बाग भी ये कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए थे कि आज रात को हमला होगा। भाई इंडिया ने नोटम जारी कर दिया है, उनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो कह रहा है कि हम पर हमला होगा, दुनिया कह रही है कि इंडिया हमला करेगा। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग भी हमले की तैयारी में हाथ बांधकर तो नहीं बैठेंगे देखते कितना बढ़िया गोला आएगा। निश्चित है कि वो भी तैयारी में अपने फाइटर जेट्स को उड़ाकर बैठे होंगे। और जब भारत ने नोटम चलाकर यह कहा कि आज हमारे एयरफोर्स के विमान प्रैक्टिस करेंगे, तो भाई उन्होंने भी प्रैक्टिस कराई ही होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि वॉर के अंदर नियम यह चल रहा है कि तुम तो मारने आओगे हम बैठे रहेंगे, ऐसा भी नहीं था। जो हुआ उधर की तरफ से, जो हमारे साथ हुआ, हमारा टारगेट उनके फाइटर जेट्स को निशाना बनाना था या फिर अपनी सीमा में रहकर उनके क्षेत्र में बैठे आतंकी ठिकानों को मिटाना था। यह हमारी प्रायोरिटी थी। हमारी प्रायोरिटी थी उनके नीचे बैठे हुए टाइटल्स को मिटाना। हमने 9 जगह स्कैल्प मिसाइल से 100 किलोमीटर अंदर तक हमले किए और दुश्मन को नेस्तनाबूद किया। यह हमारी उपलब्धि थी, यही आकर हमने बताई। अब उधर से हवा में चलकर हम पर जो आया वो हमको नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? कहीं ये ना लगे देशवासियों को कि आतंकी मारने गए थे, खुद अपने विमान मिटाकर आ गए। भाई खुद अपने विमान मिटाकर आए, एक भी व्यक्ति की क्षति नहीं हुई, सारे पायलट सुरक्षित थे। यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। खैर, ऐसे में फिर यहां पर शुरू होता है एक दूसरे के खिलाफ ट्रोलिंग का काम, और बढ़िया से इस बात के फैक्ट चेक होते हैं। जयशंकर साहब ने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल, सारी बातें होती हैं। फिर सरकार सेना बाहर निकल कर आती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने कुछ नहीं बताया था। पाकिस्तान लेकिन इस बात पर खुश था कि हमारे लोग मरे, इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, आतंकवादी थे, पैदा ही मरने के लिए किए थे, हमने उनके फाइटर जेट मार गिराए। और ऐसे में इनको फील्ड मार्शल अनाउंस कर दिया जाता है कि बहुत तगड़ा काम कर दिया आपने, उनको उड़ते ही हवा में मार दिया। इनके यहां पर खुशी इस बात की है, वो मारने आए, आपने उनको मार दिया, बस धप्पा हो गया। इस बात पर इनकी तारीफें पाकिस्तान में इस बात की जा रही होती हैं। ऐसे में पाकिस्तान इस बात को दुनिया भर में प्रसारित करता है। फिर भारत कहां से बाहर आता है? देखिए, यह भारत की डेमोक्रेसी है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, और इस बात को जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब समझिए।
आज यहां के प्रधानमंत्री आसिम मुनीर के बिना ना तो विदेश यात्रा कर रहे हैं, ना कोई भी बयान देते समय इनके बिना कोई बयान पूरा कर रहे हैं। बार बार चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, आसिम मुनीर जैसे देख लीजिए, उन जैसा आदमी होना चाहिए, ये होना, हर चीज में उनकी डिपेंडेंसी सेना पर कितनी है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सेना ही सरकार चला रही है। भारत में सेना ने अपनी तरफ से सरकारी सूचनाएं जारी की हैं, बाकी सारी चीजें राजनीतिक रूप से हो रही हैं। नंबर दूसरा, आज भी जो बयान चर्चा में है वो हमारे सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का है, वो भी भारत में नहीं है, वो भी भारत के बाहर सिंगापुर में है। अब कहानी क्या है, सिंगापुर में एक शंग्रीला होटल है, शंग्रीला होटल के अंदर एक मीटिंग होती है, दुनिया भर के लोगों को बुलाया जाता है इंटरनेशनल मुद्दों पर, जहां जहां अनस्टेबिलिटी चल रही होती है, उन क्षेत्र के सेना अधिकारी, विदेश मंत्री, फॉरेन सेक्रेटरीज एंड ऑल, इन सबको बुलाकर बातचीत करवाई जाती है, चाहे ताइवान का मसला हो, रशिया यूक्रेन का मसला हो, इन सब पर। ऐसे में इनको भी बुलाया जाता है, इनको भी बुलाया जाता है, पाकिस्तान वालों को भी बुलाया जाता है कि आप आओ और इस होटल में आकर अपनी बातें कहो कि आप क्या सोचते हैं, कैसे दुनिया को देखते हैं, अपने व्याख्यान तो रखो ताकि दुनिया आपकी सोच समझ पाए। आइए तो साहब ये पहुंचते हैं, यहां पर जो पत्रकार बैठी हैं ये ब्लूमबर्ग की पत्रकार हैं। इन्होंने अपनी तरफ से इनसे प्रश्न पूछा और इनसे प्रश्न पूछा कि क्या भारत का लॉस हुआ था इस कॉन्फ्लिक्ट में? तो इन्होंने कहा यस देयर वर लॉसेस इन पाक कॉन्फ्लिक्ट। भाई लॉसेस तो होंगे ही ना, जब आप वॉर में हैं। तो यहां पर सेना की तरफ से इन्होंने बयान दे दिया और इन्होंने एक बयान में यह कहा कि हमने अपनी गलतियों से सीखा और फिर उड़े और हमने अपने मुकाम को पूरा कर दिया। बस यहीं से हेडलाइन बन जाती है कि इंडिया कंफर्म इट लॉस्ट फाइटर जेट्स इन रिसेंट पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। ब्लूमबर्ग की हेडिंग बनती है कि भारत ने कंफर्म कर दिया है कि भारत के फाइटर जेट निकल गए थे और उनका नुकसान हुआ था। यह जो बात है ना, जो ब्लूमबर्ग ने हेडलाइन बनाई, यह हेडलाइन हमने 11 मई के दिन कंफर्म कर दी थी। अगर आप इस बात को सुने तो वी हैव डाउन्ड पाकिस्तान हाईजेट्स यहां पर, और ये जो एयर मार्शल ए.के. भारती हैं, इनसे पूछा गया तो उन्होंने एक लाइन बोली थी 11 तारीख को। इन्होंने कहा था इस वक्त मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम अभी भी युद्ध की हालत में हैं। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो इसका उल्टा असर होगा। हमें यानी पाकिस्तान को इस वक्त कोई फायदा नहीं देना चाहिए। बस इतना कहूंगा कि जो मकसद हमने तय किया था उसे हमने हासिल किया। हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आए। मतलब पायलट शब्द बोला, इसका सीधा सा अर्थ था फाइटर जेट गया। फाइटर जेट गया, पायलट आया। यह शब्द हमने एयर मार्शल भारती के नाम से 11 तारीख को ही सुन लिया था। इसमें हमने ना तो तब यह बताया हमारे कितने फाइटर जेट गए, और ना ही आज जो ये मीडिया में चल रहा है कि भारत ने कंफर्म कर दिया है कि इसके जेट गिरे थे, वो अभी भी हमने कंफर्म नहीं किया है। असल में हमने ये स्वीकार किया है कि हां हमारे नुकसान हुआ था। देयर वर लॉसेस, पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हमारे लॉसेस हुए थे, हमने ये कंफर्म किया है। अब इसके बाद में फिर प्रश्न बनता है अब क्यों किया, तब क्यों नहीं किया? तो दे तो दिया जवाब। तब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। अब वहां पर सेसेशन आ चुका है। सेसेशन आ चुका है मतलब युद्ध विराम की स्थिति आ चुकी है। उसके बाद सरकार अपनी तरफ से देश भर में जब प्रचार कर रही है, दुनिया भर में जाकर बता रही है कि हमने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, तो अब यह बात भी तो बतानी पड़ेगी कि हमारा नुकसान क्या हुआ। तो इसमें गलत क्या है? फिर इस बात पे भड़क क्यों रही है दुनिया, या आप और हम इस बात से व्यथित क्यों हैं? भाई व्यथित इस बात से हैं कि इस तरह से नहीं बताना चाहिए था। किस तरह से नहीं बताना चाहिए था? ब्लूमबर्ग नाम से एक न्यूज चैनल को, रॉयटर नाम से एक न्यूज एजेंसी को आप जाकर बता के आ जाते कि लीजिए सर बताइए क्या रहा। नहीं, आपको ऐसे नहीं बताना था। तो क्या करना था? भारत के अंदर एक संसद नामक व्यवस्था है। हम लोकतांत्रिक देश है ना, संसदीय व्यवस्था है। जैसे जब कारगिल युद्ध खत्म हुआ था तो कारगिल का एक स्वतंत्र पैनल बना था। विपक्ष ने भी यही मांग की है कि कारगिल के बाद एक पैनल बना था जिसने हमारी प्रिपेयर्डनेस की पूरी समीक्षा की थी कि बताइए कितना नुकसान हुआ, हम कितने तैयार हैं। ऐसे में ही अगर यह घटना हुई है तो पार्लियामेंट को यह इंफॉर्म करना चाहिए था, सीडीएस को आकर के। भारत के अंदर रहते हुए पब्लिकली पहले संसद को इंफॉर्म करना चाहिए था, जिससे इस बात के अंदर ग्रेविटी रहती। हमने वो सिस्टम बाईपास कर दिया। दिक्कत इस बात की है, हम खुद मानते हैं संघर्ष, हमारे कारगिल के अंदर भी जवान शहीद हुए थे, हमने 1971 में भी अपने जवान खोए हैं। ऐसे में हम इस बात से व्यथित हैं कि आपने तरीका गलत चुना। सरकार को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए कि भारत ने जो ये कंफर्मेशन दिया है ना, ये बाहर जाकर के दिया है। ठीक है,
हमने अपनी तरफ से काफी अच्छी अच्छी बातें और भी कही कि हमने अपने ही बनाए हुए हथियारों का उपयोग किया। हम इस समय पर, सेना के प्रमुख ने यह भी कहा कि भाई हम इस समय एक बड़ी चीज से उलझ रहे हैं, और वो क्या है कि हमारे यहां पर फेक न्यूज से लड़ने में हमारी 15% आर्मी को काम करना पड़ता है। 15% ऑफ आर्मी टाइम ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर वर इन काउंटरिंग फेक नैरेटिव। तो ये जो फेक न्यूज चल रही थी, सेना भी उससे उलझ रही थी, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। इन्होंने कहा कि इस पूरे की पूरे वॉर में या फिर इस पूरे झगड़े में 80% जो इक्विपमेंट थे वो भारत के द्वारा खुद बनाए हुए थे, जिनको हमने उन पर यूज किया। तो फिर विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी जी ने सवाल पूछकर गलत किया क्या? नहीं भाई, विपक्ष की तो जिम्मेदारी ही यह है कि वो सरकार से सवाल करे। सरकार से सवाल भी ना करे और इधर प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर के सबको तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपनी क्रेडिट गिनाए। तो भाई जवाबदेही तय करने का काम विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का तय है कि सर आप बताइए ना कि आपने कितने फाइटर जेट गिरा दिए। या फिर ये राहुल गांधी जी ने पहले भी मुद्दा उठाया था, अगर आपको यह ध्यान हो, जब राफेल का मामला उठा था, तब ये राफेल को लेकर के खूब ज्यादा संसद में इस बात पर बहस किए थे कि राफेल पर घोटाला हुआ है, राफेल की कीमत 650 करोड़ है, लेकिन इसको 2,500 करोड़ में क्यों खरीदा जा रहा है। लेकिन दुनिया को इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर में मिल गया कि स्कैल्प मिसाइलें खरीदी थी। हम उसको उस समय बताना नहीं चाहते थे कि हम क्या खरीद के लाएं, लेकिन अब पता चल गया। खैर, तो राहुल गांधी जी के लिए तो यह मसला उस मसले से कनेक्ट होने जैसा है, पुराने चुनावों से, कि बेटा तब भी तो आपने कहा था कि राफेल खरीदें, अब आपका राफेल गिर कैसे गया, और गिर गया तो भारत क्या अभी भी राफेल लेकर रहेगा? अगर 5th जनरेशन राफेल है और वो दुश्मन की तरफ से आती गोलीबारी को हैंडल नहीं कर पा रहा है, और इंटरेस्टिंग अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि राफेल ही गिरा है, इंटरेस्टिंग ये है कि जेट गिरा है। वो हो सकता है सुखोई हो, वो हो सकता है मिग वो हो सकता है मिराज हो, वो कुछ भी हो सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। बोला गया जेट गिरा है, हम राफेल ही क्यों मान लें? तो इनका सवाल पूछना और इनसे सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। तो सीडीएस के द्वारा जो बयान दिया गया, उम्मीद है कि आप लोगों को वो बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वो इंटरव्यू था, इंटरव्यू हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे, सुन लेना, नहीं तो फिर से कोई स्ट्राइक मार देगा हमारे। ठीक है, कुल मिलाकर के बात ये थी जो मैंने आप लोगों के सामने अब रख दी है। अब सवाल तरह तरह से खड़े होने लगे, इधर से और उधर से, दोनों तरफ से। हमने जो किया, हम अपनी उपलब्धियां गिराने लगे, हमने पाकिस्तान के इतने मार दिए, उन्होंने जो गिनाया वो हमने अपनी तरफ से बता दिए। कुल मिलाकर ये बात हो गया। अब फिलहाल के लिए हेडलाइन बन चुकी है, इंडिया लॉस्ट जेट्स बट चेंज टैक्टिक टू हिट पाकिस्तान हार्ड। ये हमारी हेडलाइंस इस समय हो चुकी। तो अपोजिशन ने सवाल यही किया है कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट तुरंत बुलाया जाना चाहिए इस मसले के ऊपर, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ आवर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस वो तैयार करनी चाहिए कि हमारी तैयारियां क्या थी। यह बात इस समय विपक्ष के द्वारा उठाई गई है। विपक्ष अपनी तरफ से केवल सवाल यही उठा रहा है कि सेना के चीफ को विदेश में बिठा करके बयान दिलवाने का क्या मतलब है? आप सीधा यही बुलवाते, संसद के सामने बुलवाते। अपोजिशन यही मांग कर रही है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी जानकारी अब ब्रीफ में हमने बता दी। बाकी भारत ने बढ़िया से ब्रह्मोस का उपयोग कर ही लिया। इस 100% जो हुआ होगा, जो आप अगर ऑब्जर्व करें कि ब्रह्मोस पहले नहीं चली थी, पहले तो स्कैल्प मिसाइल चली थी। स्कैल्प चली तो उधर से हमारे फाइटर जेट गिरे होंगे, फाइटर जेट गिरे होंगे, तभी जाकर डिसाइड हुआ कि अब मारो इन पे ब्रह्मोस पटक के। तो फिर उसके पीएम ने खुद ही बोल दिया था, कल हमने सेशन भी किया था कि हम पर ब्रह्मोस चलाई गई थी। तो भारत ने ब्रह्मोस इसी रिटेलिएशन के अंदर चलाई थी और वो हम उसमें कामयाब भी रहे। भारत के पास गर्व करने के 1,00,000 कारण हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है, सेना का शासन नहीं है। हमने अपनी सेना के द्वारा पराक्रम सिद्ध किया। पाकिस्तान के कहने पर हमने संधि विराम किया, मतलब युद्ध विराम किया। उसके बावजूद भी हमारे प्रश्न, चूंकि हम लोकतांत्रिक देश में हैं, तो सरकार से बने रहेंगे कि सरकार को तैयारी करनी चाहिए, बुलाना चाहिए, और कारगिल रिव्यू कमेटी की तरह सरकार को इस विषय पर भी एक रिव्यू कमेटी बिठानी चाहिए। तैयारियों की जायजे लिए जाने चाहिए। हम तैयार और होंगे, सरकार को जो भी आवश्यक होगा उस तरह से सरकार को इस बात के लिए जवाब दे दिए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए सरकार से ले देकर जो प्रश्न बचते हैं वो इतने ही कि आप इस चीज के अंदर जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर आपने देश का विश्वास जीता था, ऐसे ही पार्लियामेंट को फिर बुलाइए। संसद के सामने पूरी डिफेंस की जो तैयारियां हैं उनको आप डिस्कस करिए। अगर आपको पैनल बना के करना है तो वो करिए। ये अपोजिशन की तरफ से डिमांड है, और पूरा देश भी, पूरा जब विदेशों में जाकर के अपोजिशन के साथ गया वो प्रतिनिधि मंडल देश को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो संसद तो करती ही है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में